नमस्कार, आप देख रहे हैं K9 भारत। मैं हूं आतिश राज। आपन बोली आपन विचार कार्यक्रम के माध्यम से आज 5वां एपिसोड है और 5वां एपिसोड में हमने कहा है कि हर क्षेत्र से हर लोगों को बुलाएंगे और उनकी अपनी भाषा में अपनी विचार को रखने का मौका मिलेगा और अपनी विचार को वो रखेंगे, चाहे उस जिस मुद्दे को लेकर हो, और उनकी जीवनी पर भी जानने की कोशिश करेंगे। यह एपिसोड लगातार K9 भारत का 2 वर्ष पूरा होने के उपरांत यह कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है, जिसका नाम हम लोग आपन बोली आपन विचार कार्यक्रम का माध्यम से लोगों को ला रहे हैं और हर क्षेत्र से लोगों को लाकर उनके विचार को रख रहे हैं। आज हमारे साथ समाज सेवी, पत्रकार और कई क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे साथ अरुण श्रीवास्तव जी हैं, जिन्होंने अपनी भूमिका हर क्षेत्र में दिया है, चाहे वो पत्रकार का क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, या फिर संगठन को एकता करने में, लोगों को एकता करने में, या लोगों की मदद करने में। जब भी ज़रूरत पड़े तो उन्होंने अपनी एक छोटी सी मोटरसाइकिल से लेकर एक साइकिल से लेकर उन्होंने हर लोगों का मदद किया है। आज उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आज किस तरह से उनका जीवनी रहा है, और जीवन में सबसे पहले पत्रकारिता के दौर में भी उन्होंने कदम रखा है, अपनी कलम से कई चीज़ों को रखा है। कई पार्टियों में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। हर पार्टी में, रामविलास पासवान की पार्टी हो या फिर नीतीश कुमार की पार्टी हो, भी पार्टियां हैं, उनमें उन्होंने अपनी अहम भूमिका युवाओं को लेकर, और खासकर युवा विकास मोर्चा का इन्होंने एक बड़ा संगठन तैयार किया है, जिसमें खासकर बेरोजगार जो युवा हैं उनको लेकर विचार रखने का मौका मिल रहा है, और कहीं ना कहीं उसकी लड़ाई भी ये लड़ रहे हैं। तो इस सारे मुद्दे को लेकर हमारे साथ आज अरुण श्रीवास्तव जी हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कैसा रहा सफ़र और जीवनी, आप कहाँ से शुरुआत किए। पहले तो आपन बोली और आपन विचार K9 के मंच को मैं धन्यवाद देता हूँ, और आपन माटी और आपन संघर्ष के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि विगत 30 वर्षों से मैं पत्रकारिता की भी लाइन में अहम भूमिका अपना अदा किया। क्षेत्र के नीचे तबके के लोगों से लेकर अपने विकास का जो संघर्ष को आगे बढ़ाया, जो आज भी एक मजबूती के कागार पर है, और हजारों युवा जो है संघर्ष के लिए आज भी खड़े हैं और संघर्ष कर रहे हैं अपने विकास के मुद्दे पर, अपने रोज़गार के मुद्दे पर। मैं वास्तव में लगातार रोज़गार के मुद्दे पर युवाओं को लेकर मैं संघर्षरत रहा हूं। पत्रकारिता की भी दुनिया में लगभग 20 साल तक मैं पत्रकारिता भी किया, और आज अभी मैं युवा विकास मोर्चा के मंच से युवाओं के विकास के लिए, रोज़गार के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए लगातार संघर्ष भी हैं। और युवा विकास मोर्चा आज भी अपने क्षेत्र के विकास और रोज़गार के लिए जो आंदोलन जारी रखा है, जिसमें अभी तक किसी प्रकार का सरकार द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, लेकिन युवा निर्णायक आंदोलन की ओर भी अग्रसर हैं। विकास और रोजगार को लेकर इस क्षेत्र में एक बड़ी आंदोलन करने की जो प्रस्ताव पास मोर्चा ने किया है, ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगा। इस लड़ाई में K9 का भी ज़मीनी हकीकत पर अपार सहयोग रहा, इसलिए मैं K9 टीवी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि क्षेत्र के नीचे तबके, नीचे के संघर्ष को हमेशा ऊपर उठाने का काम किया है, जो आज एक एक लोगों के बीच जागृति का काम किया है और संगठित होने का भी एक मार्ग खोला है। इसके लिए मैं K9 के आतिश जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और रहा मेरी राजनीतिक भी दौर काफ़ी लंबों से रही। मैं आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी से जुड़कर 1995 से मैं क्षेत्र में लोजपा, जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी के संगठन में रहकर संगठन का भी मजबूती से काम किया है। आज भी मैं आदरणीय रामविलास पासवान जी के
विचारों को मैं जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं हमेशा कार्यरत रहता हूं और उनके जो कुशल विचार थे, रोजगार के विकास के जो विचार थे, उस विचार को मैं साध कर ही युवा विकास मोर्चा का भी गठन किया था। और युवा विकास मोर्चा अपने आंदोलन में और रामविलास के विचारों को लेकर आज सबसे आगे अग्रसर है और ये लड़ाई लड़ने, मजबूती से लड़ने के लिए युवा विकास मोर्चा तैयार है। और युवा का जो मनोबल है, युवाओं का जो भाव है, वे एक संगठन के प्रति इस क्षेत्र के युवाओं को भी धन्यवाद देंगे कि इस मंच को वर्षों से युवाओं ने एक विश्वास के साथ, एकजुटता के साथ खड़ा होकर अपने नीति और सिद्धांत पर लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। आज नहीं तो कल इस युवाओं का विजय होना भी तय है। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से आपने संगठन को तैयार किया है युवाओं को लेकर, आखिर मकसद क्या है, मन में आपको कैसे आया? और लगातार आप लंबी लड़ाई, कई बार धरनों पर बैठे, कई उपवास लंबा समय तक चला है, तो ये मूल बात क्या है? और खासकर युवाओं को जोड़ने का, और पत्रकारिता क्षेत्र में भी आप रहे हैं, उस दौर और अभी दौर में कितना फर्क बुझा रहा है? देखिए, पहले तो युवाओं को जोड़ने में और ये संघर्ष क्यों हमने किया, ये सवाल ये आपका ये है। तो चूंकि आज़ाद भारत का पुल बनने के बाद, राजेंद्र पुल निर्माण होने के बाद इस क्षेत्र में सबसे बड़ा एशिया प्रसिद्ध रेलवे यार्ड का स्थापना हुआ, थर्मल पावर का हुआ, फर्टिलाइजर का हुआ, रिफाइनरी का हुआ, मक्खनशाला का हुआ, जिसमें सबसे अहम भूमिका रेल ने निभाया, जो डायरेक्ट रेलवे बोर्ड से कनेक्टेड होकर गरहरा यार्ड चलता था। बीच में इसको महाप्रबंधक और मंडल रेल प्रबंधक नहीं चलाते थे, ये सीधा यार्ड रेलवे बोर्ड से कनेक्टेड था। और सबसे बड़ी ज़मीन इस क्षेत्र के लोगों का इस यार्ड में गया था, बहुत बड़ी ज़मीन गया, जो कि आज भी लगभग ऐसे 2200 एकड़ हम लोग कहते हैं, लेकिन ये लगभग 4000 एकड़ से अधिक भूमि रेल के अभी भी है वर्तमान में। अगर रेल इसको खोजबीन करे, उतना ज़मीन इसके पास है। अचानक इस ज़मीन पर से जो यार्ड था, ट्रांसीमेंट यार्ड से प्रसिद्ध था एशिया में, ये उस ट्रांसीमेंट यार्ड को, पलटैया यार्ड को अचानक बंद कर देने के कारण उसमें लगे हजारों रोजगार हाथ तो पहले बेरोजगार हुआ। इस क्षेत्र के अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार तो जो थे वे भी बंद हो गए। पूरे आसपास के क्षेत्र जो मेन लाइन के साइड में इधर है, गरहरा, निपनिया, गंगा प्रसाद, अमरपुर, जयनगर, सिमरिया, बरौनी, बारो, ये सब जो क्षेत्र है एकदम वीरान हो गया, बाजार वीरान हो गया और पूरा सन्नाटा छा गया। उसी समय मन में आया कि नहीं, एक मंच का स्थापना होना चाहिए। 97 में तत्कालीन रेल मंत्री आदरणीय रामविलास पासवान जी थे, जिनसे हम लोगों ने निवेदन किया, आग्रह किया आंदोलन के माध्यम से। उन्होंने 97 में एक कारखाना, एयर ब्रेक पुनर्कल्पन डिपो कारखाना का उन्होंने आधारशिला रखकर निर्माण का शिलान्यास किए उन्होंने, लेकिन सरकार गिर गई। फिर 1999 में लगातार मोर्चा संघर्ष के बाद आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी तत्कालीन रेल मंत्री के पद पर थे। हम लोग लगातार संघर्ष के माध्यम से आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के संपर्क में गए। उन्होंने पूरे यार्ड के ज़मीन को भूमि प्रबंध रेलवे बोर्ड द्वारा निरीक्षण करवा कर उन्होंने देखा कि अरे ये तो बहुत बड़ा ज़मीन है, इस पर विकास होना चाहिए। उन्होंने इस लड़ाई को लड़ते हुए पहले तो 11वें नंबर आरपीएसएफ बटालियन का स्थापना उन्होंने करवाया, उसका केंद्रीय भंडार डिपो का करवाया उन्होंने, जो कि अब समान डिपो हुआ। समान डिपो के बाद अब समाप्त डिपो की ओर वे अग्रसर है। उसके बाद लगातार मोर्चा संघर्ष करता रहा। उसमें आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी
और आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी के लगातार सहयोग से 2014 में आधुनिक लोकोमोटिव सेट, डीजल लोकोमोटिव सेट का आधारशिला महाप्रबंधक, तत्कालीन महाप्रबंधक हाजीपुर मधुरेश कुमार जी ने रखा, लेकिन इसका उद्घाटन ना तो सरकार कर रही थी और ना ही इसमें रोजगार की कोई बात सरकार कर रही थी। पुनः मोर्चा जो है निर्णायक आंदोलन के लिए अग्रसर हुआ। लगभग 33 दिनों तक हजारों नौजवान कोरोना काल में निर्णायक आंदोलन, अनिश्चितकालीन घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन चलाया। आंदोलन के दौरान ही 28वां दिन, आंदोलन के 28वां दिन बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस लोकोमोटिव सेट का अपने कर कलमों से विधिवत उद्घाटन किया। लेकिन युवाओं के बड़े आंदोलन के बावजूद, हजारों नौजवानों के घेराबंदी के बावजूद रोजगार पर किसी तरह का प्रशासन द्वारा चर्चा नहीं किया गया। घेराबंदी करने के बाद भी आश्वासन नहीं मिला। उसके बाद भी मोर्चा आंदोलन पर लगातार डटा रहा। 33वें दिन जिला प्रशासन के अनुमला अधिकारी और रेल प्रशासन, अब पूर्व सांसद के नेतृत्व में मोर्चा के बीच विधिवत समझौता हुआ। समझौता के उपरांत मोर्चा जो है अपने 33वें दिन आंदोलन को समाप्त किया। उस समय रेल प्रशासन ने अनुमंडलाधिकारी के समक्ष विधिवत उन्होंने घोषणा किया कि जो भी इसमें रोजगार का लोको शेड में प्राथमिकता होगा, वह पहली प्राथमिकता युवा विकास मोर्चा के युवाओं को दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कहीं कुछ हुआ नहीं। आपने विकास का बात किया और आपने लंबा समय उस दौर में पत्रकारिता का क्षेत्र में भी रहे हैं। क्या लगता है कि पत्रकारिता का क्षेत्र बदला है या फिर जो जिस तरह से है उसमें कितना बदलाव आया है पत्रकारिता क्षेत्र? पत्रकारिता के क्षेत्र में तो काफ़ी बदलाव आया है, काफ़ी। क्योंकि पहले का पत्रकारिता ये था, जो जिस डेडलाइन का रिपोर्टर होता था, अगर सुबह 8 बजे घर से निकला तो वे 7-8 बजे रात में ही घर पहुंचता था, इसलिए कि उसको एक न्यूज़ खोजना होता था, अच्छा न्यूज़। और कहीं 1-2 न्यूज़ मिल जाता था तो पूछे क्या हमको कोई चीज़ मिल गया है, उसको बढ़िया से बनाता था, व्यूज उसमें देता था, उस न्यूज़ को व्यूज बनाता था और मेहनत करके उस न्यूज़ को भेजता था। वे कल अखबार के पन्नों में छपता था, आम लोग पढ़े। उस न्यूज़ से प्रशासन को भी एक दिशा मिलता था, क्या है कि उस न्यूज़ में एक व्यूज होता था। और आज के न्यूज़ में, सोशल मीडिया के दौर में, या आज के जो PDF का दौर चल रहा है, इस दौर में जो है खबर, जो खबर मिला, सही को गलत भी लिख देना है, गलत को सही लिखना है। इस पर अध्ययन नहीं करना है कि फिर ये खबर है तो कैसा खबर है, इस खबर को कैसे बनाना चाहिए, कि समाज में क्या असर होगा और प्रशासन को मैसेज कैसे जाएगा, और मेरा ये लोकतंत्र कैसे चलेगा, सरकार कैसे चलेगा। इस दिशा की ओर आज के सोच में और कल के सोच में, बीते कल के सोच में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। क्योंकि पत्रकारिता, जो असल पत्रकारिता था और जो असल पत्रकार आज भी हैं, आज भी ऐसे पत्रकार हैं जो कि अगर लिख देते हैं तो उनके लिखने का एक अनुभव होता है और उनके न्यूज़ को बखूबी प्रशासन हो, आम जन हो, पाठक हो, सारे लोग उसको पढ़ते भी हैं और इस लिखावट का सब जगह चर्चा भी होता है। लेकिन आज के दौर में ये चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है। पत्रकारिता तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा काफ़ी गिरावट हो गई, क्योंकि लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ है और हम सबों को, जितने पत्रकार हैं, जितने लोग हैं, जितने साथी हैं, वे अखबार जो ऐना है, एक दूसरे को नहीं, वो ऐना है, प्रत्यक्ष दिखाता है, उस रूप को साकार करते हुए और लोकतंत्र के हित में
और इस चौथे स्तंभ को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना चाहिए और इसको लेकर चलना चाहिए। पत्रकारिता एक देश का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। सरकार को भी बहुत ज़्यादा सजग होकर और सतर्क होकर अपने कलमों को, अपने विचार से न्यूज नहीं उसको व्यूज के रूप में उपयोग करके देश को, समाज को, लोकतंत्र को एक दिशा देना चाहिए। तो सही बात है कि पत्रकारिता का एक दौर था और उस दौर में पत्रकारिता करना, खासकर रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल होता था। एक खबर मिलना, खोजना और उसको बनाना और उसमें व्यूज़ डालना और व्यूज़ डालने के बाद उसको भेजना, ये बड़ी मुश्किल होती थी। लेकिन खबर जब छपती थी तो बड़ा असर होता था, उस पर प्रशासन पर भी और सरकार पर भी बड़ा प्रभाव डालता था। लेकिन धीरे धीरे दौर बदला है, डिजिटल का माध्यम है, सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन आई है। स्वाभाविक है कि बदलाव होता है तो स्वाभाविक है सब कुछ बदलती है, कुछ बदलाव हुआ है। लेकिन जो असली पत्रकार हैं अभी भी वो पत्रकार अपनी कलम की ताकत अभी भी रखते हैं और जब कलम लिखते हैं तो स्वाभाविक है कि सरकार और प्रशासन को हिला देते हैं। आज भी उनका कलम में उतना ही रफ्तार है, भले ही कितना डिजिटल हो या क्या जो भी चीज़ें आ जाए, साधन हो जाए, लेकिन असली पत्रकार जो हैं आज भी कायम हैं। फिलहाल वास्तव जी जिन्होंने अपनी बात पूरी बखूबी से रखे हैं, चाहे वो विकास का बात हो या चाहे अपनी जीवनी पत्रकारिता का क्षेत्र का बात हो, स्वाभाविक है कि जब आसपास के इलाकों में जब रोजगार की जब बात होती है तो कल कारखाने की ज़रूरत पड़ती है। इन्होंने साफ जाहिर किया है कि जितनी ज़मीन रेल की है या आसपास है तो थोड़ा सा और कारखाना अगर खुल जाए तो यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिल जाएगा और रोज़गार जब मिलेगा तो उसकी जीवन यापन आराम से चलेगी। क्योंकि सरकार जितनी ऑनलाइन व्यवस्था कर रही है उसमें कहीं ना कहीं जो छोटे तबके के लोग हैं या चाहे गांव देहात के लोग हैं उनको बड़ी परेशानियां हो रही है। उसको लेकर ये लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं और लगातार इस माध्यम से कहते रहे हैं कि जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोज़गार मिलना चाहिए। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, अगले दिन और भी किसी शख्स के साथ मिलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे अपन बोली अपन विचार के माध्यम से कि आखिर उनका विचार क्या है, अपनी भाषा में वो रखेंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त।